गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम जापान के सम्राट की शक्ति एवं कार्य हम पढ़ रहे थे और आपको बताया था कि इस प्रकार से जापान का सम्राट संवैधानिक अध्यक्ष है। इस कारण से संवैधानिक अध्यक्ष होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि उसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति में हमें बिल्कुल उसकी स्थितियां बिल्कुल अलग दिखती हैं कि संवैधानिक अध्यक्ष होने के कारण उसकी स्थितियां बिल्कुल स्वर्णिम शून्य की तरह हो गई हैं। तो आज हम वर्तमान में जापान के संविधान में सम्राट की शक्तियां एवं कार्यों को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जापान में सम्राट आज संवैधानिक अध्यक्ष है और संवैधानिक अध्यक्ष होने के कारण उसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति जो है स्वर्णिम शून्य की तरह है कि उसे संवैधानिक अध्यक्ष बना दिया गया है और सारी शक्तियां जो है संविधान द्वारा उसे दी गई हैं। तो हम देखते हैं कि जो पुराने संविधान के अंतर्गत जापान के सम्राट को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी और उसका पद वास्तव में शक्ति संपन्न था, लेकिन आज जापान के संविधान में वर्तमान में हम देखते हैं कि उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया है, मर्यादित कर दिया गया है और वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज वर्तमान में जापान के संविधान में सम्राट को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो शक्तियां बिल्कुल स्वर्णिम शून्य की तरह हैं। तो इस प्रकार वो केवल राज्य का अध्यक्ष है, शासन का अध्यक्ष नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज सम्राट को जो है शासन का अध्यक्ष नहीं कहा जाता, केवल उसे राज्य का अध्यक्ष किया जाता है। कहा जाता है कि उसके नाम से शासन चलाया जाता है। शासन वास्तव में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो देखिए, सम्राट की हमने पिछली कक्षा में जो है शक्ति एवं कार्य पढ़े थे और उस आधार पर हमें कह सकते हैं कि आज सम्राट के पद की जो स्थिति है वो केवल उसे औपचारिक स्थितियां प्राप्त हैं। वास्तविक जो अध्यक्ष है शासन का वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। तो देखिए, आपका अगला टॉपिक आता है सम्राट के बाद में जापान के संविधान में जापान का प्रधानमंत्री। तो देखिए, आज आपका टॉपिक है जापान में प्रधानमंत्री पद। जापान में प्रधानमंत्री पद। जापान में प्रधानमंत्री पद। तो देखिए, जापान में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में हम देखते हैं किस प्रकार से मंत्रिमंडल की महत्व भूमिका होती है। और संसदीय शासन प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको जापान के संविधान की विशेषताएं जब बताई थी तो स्पष्ट रूप से आपको बता दिया था कि जापान के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है और इसलिए वहां पर दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, वास्तविक और नाममात्र की। नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष सम्राट होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति। उसी प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो भारत में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत ब्रिटेन की तरह ही जापान में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो जापान में पहले कैबिनेट व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नए संविधान के द्वारा जो है वहां पर मंत्रिमंडल की स्थापना की गई, कैबिनेट व्यवस्था वहां पर शुरू की गई और मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के द्वारा वहां पर प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि उसका आधार निर्वाचन है, चुनाव है। सम्राट वंशानुगत आधार पर उसका मनोनयन होता है और वंशानुगत आधार पर ही सम्राट का पद होता है। लेकिन
वास्तविक कार्यपालिका में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का मनोनयन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है और वो चुनाव के द्वारा उसे निर्वाचित किया जाता है। तो जापान में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में जो शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हम देखते हैं कि जापान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो इसलिए वहां पर मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है और मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और वही क्या होता है? शासन को संचालित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण शासन की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और प्रधानमंत्री ही उन शक्तियों को क्या करता है? उनका नेतृत्व करके उनको संचालित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान में जो राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का अध्यक्ष सम्राट होता है, जबकि शासन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और शासन का संचालन वास्तव में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार जापान में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण स्थान होता है और मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था को चलाने कौन चलाता है? प्रधानमंत्री संचालित करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और वही वास्तव में शासन की समस्त शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि जापान में प्रधानमंत्री का पद, तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक अभिसमयों एवं प्रथाओं पर आधारित है। तो देखिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक, प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक अभिसमयों, संवैधानिक अभिसमयों, संवैधानिक अभिसमयों एवं प्रथाओं पर आधारित है। संवैधानिक अभिसमयों एवं प्रथाओं पर आधारित है, प्रथाओं पर आधारित है। अर्थात ब्रिटेन में यह पद, अर्थात ब्रिटेन में यह पद, अर्थात ब्रिटेन में यह पद संवैधानिक विकास का, संवैधानिक विकास का परिणाम है, संवैधानिक विकास का परिणाम है, संवैधानिक विकास का परिणाम है। किंतु जापान में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था, किंतु जापान में, किंतु जापान में प्रधानमंत्री के, किंतु जापान में प्रधानमंत्री के, जापान में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था, पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 66, संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत की गई है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत की गई है, की गई है, अंतर्गत की गई है। इस प्रकार जापान में प्रधानमंत्री का पद, इस प्रकार जापान में, इस प्रकार जापान में प्रधानमंत्री का पद
संविधान द्वारा प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा निर्मित है, संविधान द्वारा निर्मित है। यह कोई संवैधानिक विकास का, यह कोई संवैधानिक, यह कोई संवैधानिक विकास का परिणाम, यह कोई संवैधानिक विकास का परिणाम नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जहां पर संविधान अलिखित है और अलिखित होने के कारण वहां पर संवैधानिक अभिसमय एवं प्रथाओं पर ही वहां सारी व्यवस्थाएं आधारित है। प्रधानमंत्री का पद ही संवैधानिक अभिसमय प्रथाओं पर आधारित है और ब्रिटेन में यह पद संवैधानिक विकास का परिणाम है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन में संविधान को किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, यह अभिसमय एवं प्रथाओं पर आधारित है। लेकिन जापान में प्रधानमंत्री का पद संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत जापानी प्रधानमंत्री की सारी शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा निर्मित है, संविधान द्वारा उसकी रचना की गई है और यह कोई संवैधानिक विकास का परिणाम नहीं है। तो इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक विकास का परिणाम है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री का पद जो है वो संविधान द्वारा निर्मित है। तो देखिए, जापान में संसदीय शासन प्रणाली है और जहां सम्राट, जापान में संसदीय शासन प्रणाली है, सॉरी पैराग्राफ चेंज नहीं करना, उसी के आगे करना है। जापान में संसदीय शासन प्रणाली, जापान में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है जहां सम्राट नाममात्र की, जहां सम्राट नाममात्र की कार्यपालिका का, जहां सम्राट नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का अध्यक्ष है तथा कार्यपालिका का अध्यक्ष है, वहां ही अध्यक्ष है, वहां ही मंत्रिमंडल, वहां ही मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, वहां ही मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका होती है, नाममात्र की और वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष सम्राट है और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल होता है। तो इस प्रकार वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था घूमती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री की योग्यता एवं नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की योग्यता एवं नियुक्ति।
तो देखिए प्रधानमंत्री की योग्यता एवं नियुक्ति। प्रधानमंत्री की योग्यता एवं नियुक्ति। प्रधानमंत्री की योग्यता एवं नियुक्ति। तो देखिए वर्तमान जापानी संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए वर्तमान जापानी संविधान में जापानी संविधान में अनुच्छेद 66 वर्तमान जापानी संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए दो योग्यताएं प्रधानमंत्री पद के लिए दो योग्यताएं जरूरी मानी गई हैं। दो योग्यताएं जरूरी मानी गई हैं। पहली है कि उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए। उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए। दूसरा है उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए। दूसरा है उसे असैनिक होना चाहिए। उसे असैनिक होना चाहिए। अर्थात इस पद पर किसी सैन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो देखिए जापानी संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए दो योग्यता अनिवार्य है कि उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए, इसके साथ ही उसे असैनिक होना चाहिए, अर्थात किसी सैन्य अधिकारी की नियुक्ति इस पद पर नहीं की जा सकती है। तो देखिए इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके पद में व्यवहारिक जो योग्यताएं और गुणों का होना भी आवश्यक है कि उसे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, इतना गुणी होना चाहिए कि दूसरे उसकी बात को जो है मान सकें, कुशल नेतृत्व का धनी होना चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा का धनी उसे होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसे अन्य विशिष्ट गुणों से भी युक्त होना चाहिए। तो हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं कि प्रधानमंत्री में कुशल नेतृत्व के संचालन की क्षमताएं होनी चाहिए और इसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री पद की हमने दो प्रमुख जो है योग्यताएं देखी कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जो पद है उसके लिए दो प्रमुख योग्यताएं हैं, और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसे कुशल नेतृत्व का धनी होना चाहिए। तो देखिए अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल।
तो देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन तथा भारत की तरह ही ब्रिटेन तथा भारत की तरह ही जापान की संसदीय शासन, जापान की संसदीय शासन व्यवस्था में भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल शासन व्यवस्था में भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के कार्यकाल के व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के कार्यकाल के समान ही है। सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के कार्यकाल के समान ही है, किंतु व्यवहार में उसका भी कार्यकाल प्राय अनिश्चित है। किंतु व्यवहार में उसका कार्यकाल भी अनिश्चित है। उसका कार्यकाल भी अनिश्चित है। जापान में कोई प्रधानमंत्री तब तक ही अपने पद पर जापान में कोई प्रधानमंत्री जब तक ही अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसे अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक उसे डाइट के प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा, डाइट के प्रथम सदन में विश्वास मत या बहुमत प्राप्त हो, तो हम देखते हैं कि बहुमत का विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है डाइट का प्रथम सदन
अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से तुरंत त्याग पत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब डाइट का प्रथम सदन, तो देखिए जब डाइट का प्रथम सदन, डाइट का प्रथम सदन उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव, उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है, अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र, अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद जो है वो निर्वाचित प्रधानमंत्री, उसी तरह से भारत में भी प्रधानमंत्री निर्वाचित है, क्योंकि दोनों में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस प्रकार से जापान में भी हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के कार्यकाल के समान उसका कार्यकाल है, किंतु व्यवहार में उसका कार्यकाल अनिश्चित है। जापान में प्रधानमंत्री अपने पद पर तभी बना रह सकता है जब डाइट के प्रथम सदन में विश्वास मत या बहुमत प्राप्त हो। तो इसका मतलब है जापान में जो प्रधानमंत्री है वो अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब डाइट के प्रथम सदन में उसे विश्वास या बहुमत प्राप्त हो। अर्थात जब डाइट का प्रथम सदन उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान में प्रधानमंत्री का जो पद है वो डाइट के प्रथम सदन पर जो है आश्रित है, और डाइट का प्रथम सदन यदि उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर दे, पारित कर दे, तो हम मानते हैं कि उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है, और शासन की सारी शक्तियां उसी में ही निहित है, और शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में प्रधानमंत्री का जो पद है वो पद अनिश्चित है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जापान में जो डाइट का प्रथम सदन, प्रतिनिधि सभा जिसका नाम है, और उसके विश्वास मत पर ही ये प्रधानमंत्री का पद टिका रह सकता है। अर्थात जब प्रथम सदन ने उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान की संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री शासन की समस्त वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से जापानी प्रधानमंत्री जो है वो ब्रिटेन और भारत की तरह ही शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, और शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है जबकि राज्य का अध्यक्ष सम्राट होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापानी प्रधानमंत्री जो है डाइट के प्रथम सदन में अपने विश्वास मत पर बना रहता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री वास्तव में शासन की
सभी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान का प्रधानमंत्री जो है वो राज्य का अध्यक्ष नहीं है, शासन का अध्यक्ष है। शासन उसी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में सम्राट जो है वो राज्य का अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो शासन का अध्यक्ष है और शासन की समस्त वास्तविक शक्तियों का प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है।